नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश। आप लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात। शरद पवार दोनों पार्टियों के दरमियान कर रहे हैं सालसी। कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद पर सालसी शुरू हो चुकी है। जरा के हवाले से खबर आ रही है नाज़रीन, दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश जो है तेज हो रही है। आप लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात हुई है। आपको बता दें, शरद पवार दोनों पार्टियों के दरमियान सालसी कर रहे हैं। कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद पर सालसी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन, दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। आप लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात हुई है। आपको बता दें, शरद पवार दोनों पार्टियों के दरमियान सालसी कर रहे हैं। कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद पर सालसी शुरू हो चुकी है। जरा के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश तेज हो रही है। आप लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात हुई है। शरद पवार दोनों पार्टियों के दरमियान सालसी कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार की मुलाकात हुई है संजय सिंह से, बावजूद इसके शीला दीक्षित जो है वो लगातार मुखालफत कर रही है आपके साथ इत्तेहाद की, लेकिन शरद पवार जो है चाहते हैं इत्तेहाद हो, तो कोशिशें लगातार तेज हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर कई समय से कयास चलते आ रहे हैं। जब शीला दीक्षित ने मना किया तो ये लगा था कि ये गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर शीला दीक्षित के घर पर बैठक हो रही है, पीसी चाको ने सर्वे करवाया, तो एक बार ये देखने के लिए मिला था कि शायद यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। इसी बीच आप राज्यसभा सांसद ने जिस तरीके से शरद पवार से मुलाकात की है, उसके बाद ये कयास और ज्यादा तेज हो जाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन को लेकर है उसकी मध्यस्थता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसकी कवायदें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि संजय सिंह का ये कहना है कि राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है। जिस तरीके से जो सभी विपक्ष है उसकी एकजुटता को लेकर यहाँ पर मुलाकात की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, यानी कि पूरा जो विपक्ष है वो मोदी सरकार को हराना चाहता है, तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता सबसे ज्यादा अहम यहाँ पर मायने रखती है, उसको लेकर यहाँ पर मुलाकात की गई है। इसके साथ ही कई सारे जो व्यापक मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत हुई। संजय का कहना है कि कई राजनीतिक मुद्दे हैं, कई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चूंकि लोकसभा 2019 का समय है, तो ऐसे में व्यापक मुद्दों पर तो बात हुई है। इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जो चर्चा है, जो स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, उसको लेकर भी उन्होंने शरद पवार से बात की है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शरद पवार इस मीडिएटर का जो काम करेंगे। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो कवायदे हैं उसको और ज्यादा तेज किया जा सके, तो ये अहम होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि संजय सिंह और शरद पवार की इस बैठक के बाद क्या ये गठबंधन क्या रुख लेता है और किस तरीके की आगे तस्वीर या सिनेरियो वो नजर आता है यहाँ पर। रचना, इससे पहले शीला दीक्षित के घर पर भी मीटिंग जारी थी और साफ तौर पे शीला दीक्षित का मौक़िफ़ जो है वो है कि इत्तेहाद नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस के साथ आपकी नहीं मिलती है, तो इत्तेहाद होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि आपके साथ मुलाकात, इत्तेहाद हो। तो ये जो फूट देखी जा रही है अंदरूनी मामलों को लेकर के कांग्रेस में, तो इस वजह से क्या कुछ असर पड़ सकता है चुनाव पर? देखिए, जिस तरीके से शीला दीक्षित ने पहले ही साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है और उन्होंने माना कर दिया था कि ये गठबंधन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल हुआ जो कि पीसी चाको का ऑडियो था, जिसमें कि जो कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होना चाहिए, ये जो अलायंस है ये होना चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की अंतरकलह जरूर देखने के लिए मिली थी। दो गुटों में पार्टी बटी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो लोग भी कांग्रेस के
शीला दीक्षित के सुर में सुर ही मिलाते नजर आ रहे थे, उन्हीं तीनों की और शीला दीक्षित की भी आज बैठक हो रही है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि शीला दीक्षित इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें यानी अजय माकन की बात करें तो उनका कहना है कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की ये मांग है तो अलायंस करने में क्या हर्ज है यहाँ पर। तो यहाँ अब ये अलायंस होगा या नहीं होगा ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि पब्लिक डोमेन में आकर आम आदमी पार्टी को ही कहना होगा, इस अलायंस का जो खुलासा या जो घोषणा है वो आम आदमी पार्टी को करनी होगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 6-1 की बात कर रही थी, लेकिन जो टिकटों की बात थी 7 उम्मीदवार जो है दिल्ली के वो आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में ये गठबंधन बेहद यहाँ पर गंभीर नजर आ रहा है, बेहद मतलब कि दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है यहाँ पर कि 7 उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी पहले ही उतार चुकी है। आज उम्मीदवारों को लेकर शीला दीक्षित के घर पर भी चर्चा हो रही है। तो क्या ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, अगर ये गठबंधन होता है तो आगे आने वाले चुनावों पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। रचना, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन होता है कि नहीं, लेकिन आपका अगर देखा जाए पहले से ही स्टैंड रहा है कि वो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी को दिल्ली में हराना है तो वोट नहीं बंटने चाहिए, और वोट तभी नहीं बटेंगे जब इत्तेहाद में आ जाएगी आप और कांग्रेस। लेकिन शीला दीक्षित का बिल्कुल ही अलग स्टैंड रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कांग्रेस और आप का इत्तेहाद हो। क्या वजह है इसकी कि शीला दीक्षित नहीं चाहती कि आप और कांग्रेस में इत्तेहाद हो दिल्ली में? देखिए, अगर हम शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित शुरू से ही ये कहती आ रही है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए, और शीला दीक्षित गुट के जितने भी लोग हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी यही कहना है। क्योंकि जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो आपको भी याद होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर निशाना साधा था, तो कहा जा सकता है कि कुछ पर्सनल मैटर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं जिसके चलते शीला दीक्षित नहीं चाहती हैं। और इसके साथ दूसरा बात ये भी आ रही है कि शीला दीक्षित ने भी कार्यकर्ताओं से बात की है। उनका कहना है कि अगर हम लोकसभा में ये गठबंधन कर भी लेते हैं तो आगे जाके विधानसभा के चुनाव आने हैं, ऐसे में अगर वहां पर ये अलायंस नहीं होता या साथ नहीं रहते तो फिर मुश्किलें यहाँ पर खड़ी नजर आएंगी। तो दूर अगर दर्शी हम यहाँ पर नजरिया देखें शीला दीक्षित का तो वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगामी समय को लेते हुए, आगे के समय को लेते हुए या विधानसभा चुनावों को लेते हुए ये गठबंधन सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का दूसरा जो गुट है वो चाहता है कि ये गठबंधन हो। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कई बार ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में ना हो तो कम से कम पंजाब और हरियाणा में ही गठबंधन यहां पर हो जाए। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के जो नाराज विधायक हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की मजबूरी बन गई है, चुनाव जीतना है तो उनको कांग्रेस के साथ यहाँ पर गठबंधन करना होगा, तभी वो यहाँ पर अपनी जीत या अपनी जो अच्छा प्रदर्शन है वो कर पाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की भी मजबूरी है। उधर अगर अलका लांबा की बात करें तो अलका लांबा ने भी जिस तरीके से कहा था कि कांग्रेस की तरफ से उनके पास अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर वो प्रस्ताव आता है तो वो ना नहीं कहेंगी। उनका भी यही कहना था कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन से उठकर ये पार्टी बनाई थी और जिस तरीके की बातें की थी, विकास की बातें की थी, बदलाव की बातें की थी, वो बदलाव अभी यहाँ पर संभव नहीं नजर आ रहा है। तो उनका कहना था कि कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद भी ये बदलाव संभव हो पाएगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये भी डर है कि कहीं वोट ना कट जाए, तो ये गठबंधन होना चाहिए ताकि जो फायदा है वो दोनों पार्टी को एक साथ मिले। तो कई सारी चीजें हैं जो फायदे को देखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की ये कोशिशें सफल हो पाती हैं या नहीं। बिल्कुल रचना, और जैसा कि आपने बताया कि चाहे शीला दीक्षित के रीजंस जो है पर्सनल हो या फिर उनका विजन हो, लेकिन कांग्रेस जो है वो इत्तेहाद के हक में नजर आ रही है। वो चाहती है कि इत्तेहाद हो, तभी शरद पवार जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में अगर इत्तेहाद हो जाता है आप और कांग्रेस के बीच में तो आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, और क्या अंदरूनी फूट जो कांग्रेस में दिखाई दे रही है वो मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, अगर ये गठबंधन हो जाता है तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पर इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी अभी देख रही है कि वोट जो है वो अलग अलग रहेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते तो वोट परसेंटेज का भी फर्क यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, अगर गठबंधन हो जाता है, जो नाराज जो लोग हैं, यानी कि अगर हम बात करें शीला दीक्षित की बात करें कि वो जिस तरीके से पूरी तरीके से नकार चुकी है इस गठबंधन को, तो कहीं ना कहीं इसका नजर भी, जो नाराजगी है उसका खामियाजा भी जरूर भुगतना होगा। यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा कि जब यूपी का प्रभार शीला दीक्षित को दिया गया था और जब वहां पर इस तरीके की चीजें आई थी तो शीला दीक्षित अपने पद से इस्तीफा दे चुकी थी, यानी कि उन्होंने वहां से पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो हो सकता है कि यहां पर भी
हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर भी देखने के लिए मिले, नाराजगी अपनी जाहिर करने के लिए वो कुछ ऐसा कदम उठाए या इस तरीके की कोई कवायद यहाँ पर नजर आए उनके द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो यहाँ पर ये गठबंधन करते वक्त काफी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी ताकि जो नाराज नेता है उनको किस तरीके से साधा जाए। और आम आदमी पार्टी के लिए भी यहाँ पर मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। अगर ये गठबंधन होता है तो फिर उनमें से जिन लोगों के नाम है वो काटने होंगे, तो पार्टी उनको साधने के लिए क्या करेगी, उनको कैसे मनाएगी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें भी है और यहाँ पर फायदा भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि फायदा ज्यादा मिलता है या फिर मुश्किलें ज्यादा मिलती है लोकसभा 2019 में इस गठबंधन से। बिल्कुल रचना, जैसा कि आपने बताया कि चाहे इत्तेहाद हो या फिर ना हो, मुश्किलें काफी ज्यादा है ओपोजिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मुश्किलें हैं आप और कांग्रेस के बीच में, ये कहीं साफ तौर पर बीजेपी के हक में तो नहीं जा रही, उनको ही तो फायदा नहीं पहुंचाएंगे इलेक्शन में? देखिए, जिस तरीके से अगर अंदरूनी कलह की बात करें, अगर वो अंदरूनी कलह सामने निकल कर आता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर दोनों ही पार्टियां आपस में अंदरूनी कलह के चलते एक दूसरे की काट करेंगी तो सामने वाली पार्टी इसका फायदा जरूर उठाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी की भी पूरी नजर है। वो भी इसके चलते ही रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी ने तो अपने सांसदों की जो लिस्ट है वो भी तैयार करनी है, वो भी लिस्ट आनी है सामने। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के गठबंधन के बाद कौन कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं और फिर उनके टक्कर में बीजेपी किस उम्मीदवारों को लेकर आएगी यहाँ पर। जी बिल्कुल रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रविशंकर प्रसाद मीडिया से खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। कि अगर आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप भी इस आंदोलन से जुड़ जाइए ना भाई। मैंने अभी करोड़ों की संख्या बताया ना। अब कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि चौकीदार अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। अब उनको कैसा बताया जाए कि जो सत्ता में थे उन्होंने गरीबों का पैसा लाखों करोड़ में लूटा, 12 लाख करोड़। वो आज तो चौकीदार की जरूरत किसके लिए है ये बताना जरूरी है। जो सुख सुविधा और विलासिता में पैदा हुए वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। Those who are born in affluence, those who are born in power, those who are born in abundance are opposing it. लेकिन मित्रों, आज हम देश के लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो करोड़ों की संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं मात्र कुछ दिनों में। The BJP would like to compliment and felicitate the people of India who have joined with this great movement of मैं भी चौकीदार हूं in crores and given a very extraordinary message to the world that there is this great movement through social media platform and activism whereby common people are giving a pledge that I will also fight for probity and propriety. अगर कोई स्वच्छता कर्मी अच्छा काम कर रहा है तो मैं स्वच्छता की चौकीदारी कर रहा हूं। अगर कोई डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहा है तो स्वास्थ्य के लिए चौकीदार बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा कई जगह पूर्व सैनिक लोगों ने भी कहा है तो जो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे वो भी चौकीदारी मूवमेंट से अपने को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान युवा, तो ये बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम है। इसी को देखते हुए एक आगे कार्यक्रम तय किया गया है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 500 लोकेशंस पर विभिन्न प्रकार के चौकीदारों से बात करेंगे। मतलब जिन्होंने अपने को प्लेज किया है, इसलिए मैं इनको चौकीदार शब्द का प्रयोग किया। द प्राइम मिनिस्टर ऑन द 30th of March will interact through video conference at 500 locations in the country with people who have pledged their support to this मैं भी चौकीदार मूवमेंट। उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे, उसमें एनडीए के लीडर्स होंगे, उसमें प्रोफेशनल्स होंगे, उसमें किसान होंगे, उसमें अनुसूचित।
नाजरीन, नेटवर्क 18 के प्रोग्राम एजेंडा भारत में अखिलेश इस वक्त मौजूद है, आपको सीधा ले चलते हैं। दरवाजे पे खड़ा है। उस समय अगर आप कोई कंफ्यूजन करेंगे तो जो बड़ी लड़ाई है किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, वो लड़ाई कमजोर होती नजर आ रही हो। तब जिससे लड़ना है हमें, जिससे मुकाबला है, उस पे सबसे बड़ी ताकत है ध्यान हटाने की। ये लोकतंत्र में नई परिभाषाएं आई हैं, नई तरीके से चुनाव हो रहे हैं। अखिलेश जी, जहां ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जहां ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बात हो और जिसके पास ध्यान हटाने की ताकत हो, तो मैं समझता हूं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो फैसला ले लिया गया है उसी फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने जब दिया तो 2 ही दिया, उन्होंने दिया तो 7 दिया, 7 सीटें दे दी आपको, तो बड़ा दिन तो है, इस तो कहने में क्या दिक्कत है? आप उनके नंबर में बात ही नहीं समझ पाए। आपका तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, आपकी तो सीटों का बहुत ख्याल रखा। 2 इसलिए क्योंकि हमेशा ये रहा है समाजवादी पार्टी ने, और जब गठबंधन तय हो रहा था तो बहुजन समाज पार्टी ने यह तय किया कि ये 2 कांग्रेस की सीटें हैं, इन कांग्रेस की 2 सीटों पे नहीं चुनाव लड़ेंगे। और 7 उन्होंने इसलिए कहा कि हम आपके साथ हैं, आप समझ ही नहीं पाए, तो हमें गिनती नहीं चाहिए। तभी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट हैं, मायावती जी जो है हार्ड हैं। यहां सवाल बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब गठबंधन हो गया, और फिर आज के जमाने में नई चीज है, लोग ट्वीट करके बता देते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बात कहनी थी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, दोनों ने ट्वीट कर दी, तो शायद आप तक भी बात पहुंच गई होगी। देखिए, आपने कंफ्यूजन आपने भी किया। 7 मार्च को आपका एक बयान है, कहते हैं कि कांग्रेस पहले भी हमारे साथ थी, अब भी हमारे साथ है, कांग्रेस का अलग होने का तो सवाल ही नहीं। ये तब की बात है जब गठबंधन नहीं हुआ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। और मैं तो चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने 7 मार्च का पढ़ा है तो मध्य प्रदेश के बाद वाला भी आप स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। जब मैंने धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने करना था नहीं किया, इसलिए धन्यवाद देता हूं कि अब हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। वो शायद आपने पढ़ा होगा। अगर वो स्टेटमेंट आपके पास हो तो वो भी स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप भी कंफ्यूजन पैदा मत करिए। अखिलेश जी, अभी मुख्यमंत्री थे यहाँ कुछ देर पहले, तो उनसे मैंने पूछा था कि गठबंधन है, कैसी चुनौती है, तो उन्होंने कहा कि 1993 को याद करिए, जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी लीड कर रहे थे गठबंधन को, और उस वक्त 163 सीट आई थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा हुई थी। तो उन्होंने कहा, भाई हमको नहीं लगता कि उनसे बड़े नेता और उनसे बड़ी परिस्थितियां इस वक्त हैं जो गठबंधन को उससे आगे ले जाके खड़ा कर देंगे। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक ये बात कहेंगे, और जो बात आपने कही वही मैं कहता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी के लिए यही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी थे, क्योंकि जो जनता फैसला ले रही है, परिणाम जिसका आना है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी बात छिपानी है उन्हें। आज शायद उपलब्धियां भी बताई होंगी, पता नहीं कौन सी उपलब्धि बताई। आपकी बुराई भी करी उन्होंने, आपकी बुराई भी करी उन्होंने। अखिलेश जी, मैं अच्छा, आज के जमाने में वो बुराई नहीं होती है। अखिलेश जी, बुराई नहीं होती है क्योंकि टीवी पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, जो आदमी कह रहा है, तो बुराई थोड़ी होगी। भाई उन्होंने ये कह दिया, वो ये कहा जाएगा कि जो सरकार में बैठे वो झूठ बोल रहे हैं। ना, उन्होंने ये कहा जो पहले थे वो मजाक थे, नमूने थे, ये कहा ऑन रिकॉर्ड। जो मैं कहता हूं कि आजकल बुराई नहीं होती, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। उन्हें केवल यह करना चाहिए कि 2 हिसाब किताब उन्हें देने हैं। एक 2014 में जो वादे किए थे, एक जो 2017 में वादे किए थे। अगर 14 के देना चाहें तो 14 के हिसाब किताब दे दें, 17 का हिसाब किताब देना चाहें तो 17 का हिसाब किताब दे दें, नहीं तो देश की ये सबसे बड़ी जुमलाबाज पार्टी मान ली जाएगी। मुख्यमंत्री 17 का हिसाब किताब देके यहाँ आए थे एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। 2 साल पूरे हुए आज सरकार के। देखिए, ये प्रेस तो हो रही है लखनऊ में,
लखनऊ की प्रेस तो हम लोग जब कभी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन दिल्ली वाली प्रेस तो अभी तक एक बार भी नहीं हुई। तो आखिरकार उपलब्धियां क्या हैं? उन्होंने कहा कि किसान पहले आत्महत्या नहीं करता था, अब किसान आत्महत्या कर रहा है। हम ये कहते हैं कि जिस दिन देश के बड़े बड़े मंत्री, उनके लोग अपना नाम बदल रहे थे, अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे थे, उस समय किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियों कहते हैं। मैं भी चौकीदार हूं, सारे लोग चौकीदार कह रहे हैं, क्योंकि चाय वाला बचा ही नहीं कोई। अब चाय वाला कौन होगा फिर? ये क्या नाम बदल दिया आपने? नाम बदलने से कोई, मैं मान लीजिए मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश की हिंदी क्या हुई? भगवानों के भगवान। क्या मैं हो गया उससे? क्या मैं हो गया? आपने चौकीदार लिख लिया, लेकिन चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम क्या है? आप काम की वजह से ही तो कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें जनता ने मौका दें हमें चौकीदारी का, हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम बेरोजगार खत्म कर देंगे, हम किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे, दुनिया में हमारा सर सबसे ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए तो चौकीदार हैं। तो और फिर अगर याद कीजिए आप, उन्होंने चुनाव में यही कहा था कि हम चौकीदार हैं, लेकिन अगर जनता ने उनकी बात पे भरोसा किया और 5 साल चौकीदारी का मौका दिया, और अगर हमारे आपके घर में कोई चौकीदार गड़बड़ कर दे तो क्या होता है चौकीदार के साथ? अखिलेश जी एक सवाल, ये देश की जनता 15 लाख का हिसाब किताब लेगी तो सोचो क्या होगा। नहीं, वो कहते हैं आप 2 करोड़ की नौकरी का आप भी हिसाब दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, 1000 दंगे हुए। ये तो आपने एकदम अच्छा सवाल उनसे पूछा। जब कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जब दंगा करने वाले खुद कुर्सी पे बैठ जाएं तो दंगा होगा कैसे? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी मत मानना आप, मेरी बात इसलिए मत मानना क्योंकि मैं विपक्ष का हूं। इसलिए मैं केवल ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग में जो एफआईआर दर्ज हैं, जो उन्होंने खुद लिख करके दी है, और अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो इनकी पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या धाराएं लगी हैं इन पर, और पार्टी को 3 बार विज्ञापन देना पड़ेगा। इसलिए पार्टी इन्हें चुनाव नहीं लड़ाएगी लोकसभा। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि कैराना, आप ये बताइए, भूल जाइए, जिस कैराना से आवाज उठी उसी कैराना के दिल जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सपा, बसपा और आरएलडी ने दिल जोड़ दिए। अखिलेश जी वो कहते हैं कैराना और कांदला का जो पलायन था वो रोकने के बाद लोगों को लाए, बसाया, और आप कह रहे हैं हमने बसाया। आप कौन क्रेडिट लेगा? देखिए, जो सरकार गलत आंकड़े देती हो, इसीलिए तो कैराना में क्या हुआ, केवल चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। रिपोर्ट सामने है, लोग अपने खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, अपने कामकाज करने के लिए बगल में चले गए। इन्होंने कहा कि वो पलायन हो गया इनका। अगर हम उसी परिभाषा को माने जो ये बीजेपी की परिभाषा है, तो बताइए, गुजरात से नहीं पलायन होने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आए, उन्होंने भी तो पलायन किया। अरे उनका पलायन है, इनका पलायन नहीं है। अखिलेश जी एक सवाल मेरे जहन में आता वो है। काम काज के लिए गए थे बगल में, वो रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, वो रिपोर्ट मौजूद है। जो 30 साल पहले चले गए, 20 साल पहले चले गए, ये सवाल इनको ये करना चाहिए और जवाब ये जनता में देना चाहिए कि उसी कैराना के आसपास जो चीनी मिले हैं, आपने वादा किया था कि 14 दिन में हम किसानों के गन्ने का भुगतान कर देंगे। तो उन्होंने कहा कर दिया मैंने। उन्हें शायद नहीं आपने हिसाब किताब, यही तो दिक्कत है, यही तो समस्या है। आप जब पूछ रहे होते तो शायद एक लाइन नीचे चल जाती कि अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया अभी है। लेकिन अखिलेश जी आप वहां जब बात ये कहते हैं तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक की बात क्यों नहीं कहते हैं? किसानों की तो वहां भी बात है। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली वालों की है जो अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं। फिर काय की चौकीदारी? नेटवर्क 18 के प्रोग्राम एजेंडा भारत में यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव बातचीत कर रहे थे। नाजरीन, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। आदाब।
News 18 Network.